देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। देश में कोरोना संकट लगातार गहराता जा रहा है। सरकारों से स्थिति संभाले नहीं संभल रही है और चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। प्रयास तमाम किए जा रहे हैं, लेकिन सारे इंतजाम नाकाफी साबित हो रहे हैं। लोग कहीं ऑक्सीजन के लिए गुहार लगाते हुए दिख रहे हैं, तो कहीं रेमडेसिविर जैसी दवाओं के लिए वो गुहार लगा रहे हैं। दिल्ली समेत कई शहरों में तो इलाज मिलना नामुमकिन सा दिखने लगा है। हालात बिगड़ते हुए देखकर अब कोर्ट से सरकारों को सख्त फटकार लग रही है। हाई कोर्ट्स के बाद सुप्रीम कोर्ट से केंद्र और दिल्ली सरकारों को और दूसरी राज्य सरकारों को भी फटकारा गया है, सवाल पूछा गया है। सवाल इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं प्रशासन नाकाम दिख रहा है इस स्थिति को संभालने में, और इसीलिए परिस्थिति दिन पर दिन बदतर होती जा रही है। सवाल इसलिए क्योंकि वोट के लिए पैर तक पकड़ लेने वाले सियासतदान संकट की इस घड़ी में मूक दर्शक बने हुए हैं, नदारद हैं। जनता को परेशानियों का कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं वो। जब सियासी नुमाइंदे खामोश हैं तो कोर्ट को फटकार लगानी पड़ रही है। देश में कोरोना संकट पर हम बात करेंगे। देश के जाने माने डॉक्टर्स के साथ साथ हमारे दर्शक भी, आप भी हमारे साथ जुड़िएगा। कोरोना संकट में जो परेशानी आप झेल रहे हैं, जिससे जूझ रहे हैं, अगर किसी के मन में कोई सवाल है तो आप हमारे पास जरूर फोन कीजिए। हम फोन कॉल्स के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर आपकी परेशानियों का निदान क्या हो सकता है, डॉक्टर्स एक्सपर्ट्स का उसके बारे में क्या कहना है। लेकिन सबसे पहले एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। महाराष्ट्र से एक अहम खबर आ रही है। कोरोना की रफ्तार बेलगाम हो चुकी है। जी हां, हर रोज मौत के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। हालात ये है कि शवों को ले जाने के लिए अब एम्बुलेंस भी नहीं मिल रही है। एक ही एम्बुलेंस में करीब 2 दर्जन शवों को लादकर शमशान घाट पहुंचाया जा रहा है। दिल दहलाने वाली एक ऐसी ही तस्वीर महाराष्ट्र के बीड की है। बीड जिले के अंबाजोगाई में स्वामी रामानंद तीर्थ अस्पताल में कोरोना से मरने वाले 22 मरीजों के शव रविवार को एक ही एम्बुलेंस में लादकर शमशान घाट पहुंचाए गए। अस्पताल की दलील यह है कि उसके पास एम्बुलेंस था ही नहीं। इस अमानवीय तस्वीर के सामने आने के बाद लोगों में गुस्सा है। मुंबई और महाराष्ट्र में ये 3 दलों के वसूली सरकार के लापरवाही और कोताही के कारण कोरोना को लेकर के हालात बद से बदतर हो चुके हैं। जब इंसान जिंदा है तो अस्पताल के द्वार पर बेड नहीं, ऑक्सीजन नहीं करके बेबस होकर के तड़प तड़प करके दुर्भाग्यपूर्ण लोगों की मौत इस महाराष्ट्र की भूमि में हो रही है। मरने के बाद शवों के साथ सम्मान होता है, पर भीड़ में जो मामला सामने आया है, एक छोटी सी एम्बुलेंस में 22 शवों को एक साथ डाल दिया गया। जानवरों को भी इतने बुरे तरीके से एक छोटी सी गाड़ी में कोई नहीं डालता। शवों के साथ इस प्रकार का अपमान, ये महाराष्ट्र सरकार की मति भ्रष्ट हो चुकी है। देखिए, ये बहुत ही शर्मनाक घटना है कि अगर किसी के मरने के बाद अगर उसके शव की इस तरह से, उसकी लाश की इस तरह से बेहुरमती अगर की जाती है और अंतिम संस्कार जिस सम्मान के साथ किया जाना चाहिए, चाहे वो किसी का भी हो, एक एम्बुलेंस के अंदर 22 लाशों को जिस तरह से ठूस कर भरा गया था, सोचिए उनके परिवार वालों के ऊपर क्या बीत रही होंगी कि वो किसी न किसी का बाप होगा, किसी न किसी का बेटा होगा, किसी न किसी का भाई होगा, माँ होंगी, बहन होंगी। उनको जब ये पता चला होगा कि इनकी मौत तो हो गई है, वो ऐसे दुख के हालात के अंदर जब उन्हें ये पता चला होगा कि किस तरह से जानवरों की तरह ये बॉडीज़ को डंप किया गया है, तो ये बहुत ही एक शर्मनाक घटना है। हम समझ सकते हैं रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं है, टोसिलोजिमैब इंजेक्शन नहीं है, ऑक्सीजन की कमी है, लेकिन एम्बुलेंस नहीं मिलना, इसके लिए कोई माफ़ी नहीं हो सकती है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद हालात बिगड़ चुके हैं। शमशान घाटों में शवों का अंबार लगा हुआ है। लोगों को शव जलाने के लिए जगह नहीं मिल रही है। कहीं कहीं एक साथ शवों को जलाने की खबरें भी आ रही हैं, तो कहीं शमशान घाटों में एम्बुलेंस की कतारें लगी हुई हैं। ये कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 22 शवों को जलाया गया। बीड महाराष्ट्र में जो हुआ वो हमने आपको बताया, किस तरीके से एक ही एम्बुलेंस में कई शवों को लाद कर लाया जा रहा है शमशान घाट जलाने के लिए। इसके साथ ही निगम बोध घाट दिल्ली में जो तस्वीर है वो आप देखिए,
और भी जगहों से, तमाम इलाकों से, चाहे वो महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो, गाजियाबाद हो, ऐसी ही तस्वीरें शमशान घाट से, कब्रिस्तानों से सामने आ रही हैं। शव जलाने के लिए लोगों को जगह नहीं मिल रही है और लोग इसके लिए भी अब दर-दर भटकने के लिए मजबूर हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने कोरोना संकट पर सख्त टिप्पणियां की हैं। हम आपको दिखाते हैं कि आखिर क्या कहा है कोर्ट्स ने। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कोरोना संकट पर प्लान मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि प्लान क्या है आपका। ऑक्सीजन की आपूर्ति, राज्यों की आवश्यकता पर जवाब दे केंद्र सरकार। इसके साथ ही दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाए। बताया जाए कि वैक्सीन की अनुमानित जरूरत आखिर क्या है, कितनी है। वैक्सीन की कीमत तय करने का प्लान आखिर केंद्र सरकार के पास क्या है, ये भी पूछा गया है, क्योंकि वैक्सीन की कीमत के इर्द गिर्द जो सियासत हो रही है और जिस तरीके का भ्रम बना हुआ है वो भी आप जानते हैं। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से 5 सवाल पूछे हैं। कौन कौन से वो 5 सवाल हैं? वैक्सीन फॉर ऑल के लिए कितनी वैक्सीन की जरूरत है, ये केंद्र सरकार बताए। वैक्सीन के दाम अलग अलग क्यों तय किए जा रहे हैं? वैक्सीनेशन में इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी क्या समस्याएं हैं, कहां तक आप पहुंचे हैं, कितना काम बाकी है। ऑक्सीजन की जरूरत आंकने के लिए क्या किया गया है अभी तक। ऑक्सीजन की किल्लत से पूरा देश जूझ रहा है। दवाओं की कमी को पूरा करने के लिए आखिर क्या किया जा रहा है। दवाओं की कालाबाजारी, ये भी एक बहुत बड़ी सिरदर्द है और इसको रोकने के लिए क्या किया जा रहा है। ये तमाम सवाल सुप्रीम कोर्ट ने देश की केंद्र सरकार से पूछा है। वहीं ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर दिल्ली सरकार को दिल्ली हाई कोर्ट ने जमकर फटकार इधर लगाई है। हाई कोर्ट की दिल्ली सरकार को फटकार की जो अहम बातें हैं, जो मुख्य बिंदु है, वो हम आपको बता रहे हैं। आप एक श्रेणी के लिए सुविधा कैसे दे सकते हैं। ऑक्सीजन प्लांट को कब्जे में लेकर दिल्ली सरकार काम आगे बढ़ाए। कल तक बताएं किस सप्लायर के पास ऑक्सीजन का कितना स्टॉक है। उसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा है कि हमारा भरोसा डगमगा रहा है। अगर कोर्ट का भरोसा डगमगा रहा है तो आप सोचिए कि इस देश के आम आदमी का भरोसा क्या नहीं डगमगा रहा है। आपका प्रशासन चलाना आना चाहिए। इनफ इज इनफ, ये कहा है, बहुत हो चुका, कोर्ट ने कहा है। हमने घर को दुरुस्त करने के लिए कहा है, अगर नहीं कर सकते तो आप हमें बताइए। और साथ ही ये भी कहा है दिल्ली हाई कोर्ट ने कि अगर आपसे नहीं हो रहा है तो हम केंद्र सरकार को ये जिम्मेदारी देते हैं। लेकिन केंद्र सरकार ने क्या अब तक किया है वो भी हमने आपको दिखाया। दिल्ली के बड़े अस्पतालों में से एक सफदरजंग अस्पताल में लोगों की लंबी लंबी लाइन लगी हुई है। लोग दवाइयां लेने के लिए कतारों में लगे हुए हैं। लोगों का मानना है कि वो रेमडेसिविर इंजेक्शन अगर नहीं मिलता है तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। वही लेने के लिए वो पहुंचे हैं। 3 दिन से इंतजार कर रहे थे लेकिन उनको नहीं मिला रेमडेसिविर इंजेक्शन। इसकी वजह क्या है? कालाबाजारी हो रही है। साहब भी आए थे, उन्होंने भी लिखवा के नहीं दिया। कल यहाँ पर ये भी इशू उठा गया कि आप अपने लेटर हेड के ऊपर लिख के दे दीजिए 21 से 26 तक हमारे पास इंजेक्शन नहीं आए हैं। लेकिन इन्होंने ये चीज लिख के नहीं दी है। इट मीन्स कि इनके पास इंजेक्शन आ रहे हैं और ये इंजेक्शन को दूसरी जगह बेचे जाए। बिल्कुल, हाँ, इंजेक्शन लेने के लिए आया जी मैडम जी। लेकिन 21 तारीख को कुछ लोगों को मिला था और कुछ लोगों के पास, जैसे भाई साहब खड़े हैं, इनको टोकन भी मिला हुआ है, ठीक है। लेकिन अभी तक यही कह रहे हैं सुबह से कि जी अभी आ रहा है, अभी आ जाएगा, आधे घंटे में 1 घंटा ऐसे बोलते जा रहे हैं। कुछ नहीं बताया, कुछ भी नहीं बता रहे हैं वो, बस ये कह रहे हैं कि बस लिख के भी नहीं दे रहे, लिख के भी नहीं दे रहे कि हमारे पास इंजेक्शन वो भी नहीं बता रहे हैं। नहीं मिला। कह रहे हैं अभी आया नहीं माल, अभी आकर अभी आ नहीं रहा माल, ऊपर से नहीं आ रहा माल। आज कह रहा है आज आएगा, लेकिन अभी तक कोई कह रहा नहीं आएगा, अभी तक नहीं आएगा। सुबह से बुला लिया लेकिन अभी बैठा के रखते हैं तो शाम को नहीं आ रहा, कल आएगा। डेली अभी यही होगा। तो इंतजार लगातार लंबा होता जा रहा है और एक मरीज के लिए एक एक पल का इंतजार, उसकी क्या कीमत हो सकती है वो हम और आप जानते हैं। और इसी स्थिति से देश के तमाम लोग आज जूझ रहे हैं। दिल्ली के सरदार पटेल कोविड सेंटर के बाहर लोग मरीजों को भर्ती कराने के लिए खड़े हुए हैं, लेकिन उनकी कोई सुनने वाला यहां पर नहीं है। लोगों ने कहा है कि वो नोडल ऑफिसर को फोन कर रहे हैं लेकिन कोई रिस्पांस फोन का नहीं मिल रहा है, कोई फोन पिक नहीं कर रहा है। अब आप उन लोगों के बारे में जरा सोचिए जो अपने बीमार परिवार वालों को लेकर वहां पहुंचे हैं भर्ती करवाने के लिए, लेकिन उनकी सुनने के लिए कोई नहीं। सेशन हुआ है तो अभी वेटिंग में है हम कि भी जब हमारे पास कॉल आएगी अंदर से तब हम जाएंगे। सर हमारे को आधा घंटा हो गया कम से कम खड़े हुए और हम मालवीय नगर से आए हैं, मालवीय नगर दिल्ली से आए हैं। वेट कर रहे हैं सर, उन्होंने कहा आप वेट करिए बाहर, हम वेट कर रहे हैं।
अब जैसे रिस्पॉन्स आएगा तो हम जाएंगे, हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ है। And my father is in a very critical condition. I'm getting no help. Numbers are given there, but nobody is responding. Numbers are not reachable. Please help me, please. My father is dying. I can't afford another loss. Yesterday I lost my younger brother. Please help me, please. हम लोग कल से नोडल ऑफिसर को फ़ोन कर रहे हैं, हम डीएसओ को फ़ोन कर रहे हैं, कहीं से कोई रिस्पांस नहीं है। रात को हमने आईटीबीपी में फ़ोन किया तो उन्होंने हमारा रजिस्ट्रेशन किया, उसके बाद हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं अभी तक। हमारे मरीज़ की हालत ख़राब हो रही थी, हम लोग अभी उसको अपनी कन्वेंस से किसी सोर्स से पता चला हमें कि वहाँ वॉकिंग ले रहे हैं। हम अपनी कन्वेंस से उनको दोनों को बिठा के पीपी किट खरीद के पहन के लेके आए हैं, बट अभी यहाँ पे फ्रंट लाइन पे जो भी वर्कर है उनको कोई भी आइडिया नहीं है कि क्या इनका सिस्टम है। तो लोगों की परेशानियों का इस देश में कोई अंत नहीं दिख रहा है फिलहाल, और ये परेशानियां हर गुजरते दिन के साथ बेतहाशा बढ़ती जा रही हैं। हमने आपको दिखाया नए कोविड सेंटर्स खोले जा रहे हैं, लेकिन उन कोविड सेंटर्स में कोई मरीजों को अटेंड करने वाला नहीं है। तीमारदार फोन घुमा रहे हैं लेकिन कोई रिस्पॉन्स उन्हें नहीं मिल रहा है। अस्पताल नहीं है, बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। इन हालातों में आम आदमी करे तो करे क्या, आप क्या करें? हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो सरकारें नहीं कर पाई है उसका डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश, लोगों की मदद करने की जो कोशिश हम आप मिलकर कर रहे हैं, आम लोग कर रहे हैं, आखिर उसे और बढ़ाने के लिए क्या किया जा सकता है? सरकार यहां से अपने लेवल पर क्या इंतजामात कर सकती है? कैसे जल्दी से जल्दी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की कोशिश कर सकते हैं, जिसके दावे सरकार कर तो रही है लेकिन होगा क्या ये भी समझने की कोशिश करेंगे। और आप अगर घर में हैं, अगर आप या आपका कोई परिजन कोविड पॉजिटिव है तो वो क्या करे ताकि जल्दी से जल्दी ठीक हो और अस्पताल में जाने की नौबत ना आए, ये समझने की कोशिश करेंगे। 3 खास मेहमान, 3 डॉक्टर्स हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। डॉक्टर समीर गुप्ता हमारे साथ हैं, डायरेक्टर कार्डियोलॉजी, मेट्रो ग्रुप हॉस्पिटल, आपका बहुत स्वागत है। डॉक्टर सुनील राणा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हेड कम्युनिटी मेडिसिन, डॉक्टर आरपी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, आपका भी बहुत स्वागत है। डॉक्टर अंकित वैद्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कंसल्टेंट फिजिशियन है मणिपाल हॉस्पिटल के, आपका भी बहुत स्वागत है। शुरुआत में डॉक्टर समीर गुप्ता आपके साथ करना चाहती हूँ, और कई तरह के सवाल दर्शकों के आ रहे हैं, हमारे साथ दर्शक भी जुड़ेंगे आगे और उनके सवाल भी हम लेंगे। लेकिन सबसे पहले ये जो स्थिति है और पिछले साल जो हमने स्थिति देखी थी, आखिर जो कोरोना की पहली वेव थी उसमें और आज जो हम देख रहे हैं दूसरी लहर, उसमें क्या फर्क है? क्योंकि आज मरने वालों की तादाद पहले से बहुत ज्यादा है, उसकी रफ्तार पहले से बहुत ज्यादा है, और कहा यह भी जा रहा है, आईआईटी स्टूडेंट्स ने एक रिसर्च की है, उस रिसर्च का भी हवाला मैं देना चाहती हूँ। उन्होंने ये पता लगाया है रिसर्च करके कि अभी पीक आना बाकी है। मई के मिड में, यानी कि 14 से 18 मई के बीच में जो मामले हैं वो हर रोज 4.5 लाख तक पहुंच सकते हैं देश में। और अगर ऐसी स्थिति है तो इंतजाम जिस तरीके के अभी हैं, आगे क्या होगा इसका अंदाजा लगाना भी रूह कपाने वाला हो सकता है। क्या इस बात में सच्चाई है डॉक्टर कि अभी और भी मामले बढ़ सकते हैं, पीक आना बाकी है? बिल्कुल, ये जो इस साल कोविड का वेव आया है, अगर आप उसको पिछले साल के कंपैरिजन में देखेंगे तो ये एक टोटली ही डिफरेंट चीज रही है। हमें पता था सेकंड वेव आएगा, तो हमने ये केसेस अमेरिका में देखे, यूरोप में देखे, ऑस्ट्रेलिया में देखे, दुनिया भर में जब हमने देखा तो हमने ये देखा कि सेकंड वेव जो आता है वो सेकंड वेव बहुत ज्यादा होता है, एंड वो पहले वेव को एक छोटा बच्चा मान लेता है। मतलब अगर बोला जाए तो इसकी जो पीक होती है कम से कम दुगनी होती है, और ये हमने बहुत देखा, पूरी दुनिया में देखा। इंडिया में हम वेट कर रहे थे कि सेकंड वेव आएगी नहीं आएगी, क्या होगा, काफी टॉक होती है इसके बारे में। इंडियंस की जो इम्यूनिटी होती है क्या वो अलग होती है, क्योंकि हम शायद हमारा वातावरण होता है वो स्वच्छ, इतना स्वच्छ नहीं होता, हमारी इम्यूनिटी ज्यादा अच्छी है, हमें बीसीजी वैक्सीन लगी है, इसलिए हमारे केसेस नहीं बढ़े। तो इसके बारे में काफी चर्चा हुई थी, काफी पेपर लिखे गए थे। लेकिन मेरे ख्याल से जो इस बार जो वेव आई है इसके 2 कारण हैं। एक ऑब्वियसली कि हम लोगों ने सावधानियां बरतनी बंद कर दी थी, हमारी टोटली इम्यूनाइजेशन नहीं बेटर हुई थी, हम सब लोग बाहर आ गए थे सड़क के ऊपर, एंड अलॉन्ग विद द म्यूटेशन ऑफ द वायरस, तो म्यूटेशन ऑफ द वायरस का बहुत ज्यादा असर पड़ा है। आप देखिए तो चाहे वो ब्राजील का साउथ अफ्रीकन, ठीक है, वायरस के बहुत सारे म्यूटेंट्स हैं, उसकी वजह से कई बार वैक्सीन कितनी कारगर है इस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। और यही वजह आप मानते हैं कि इस बार जो स्थितियां हैं वो ज्यादा पहले से खतरनाक लग रही हैं। आगे भी इस पर बात करेंगे, लेकिन इस बीच एक कॉलर जल्दी से हम ले लेते हैं। कमर खान जुड़ गए हैं मुंबई से हमारे साथ। कमर खान, क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम जी। मेरा सवाल ये है मैडम, मैं जहाँ तक मानता हूँ कि मोबाइल की वजह से हो रहा है लोगों को। सवाल क्या है सर आपका?
ये रेडिएशन है ना मैडम, जो मोबाइल एक साथ जुड़ते हैं तो नेट कई जुड़ते हैं और नेट की वजह से लोगों को यानी वो रेडिएशन का सामना करना पड़ता है जिससे वो घातक है। ठीक है, सवाल नहीं, आपका ऑब्जर्वेशन है। डॉक्टर समीर गुप्ता, इस पर आप अगर कुछ कहना चाहें तो जरूर कहें और अपनी बात भी कंप्लीट करें। उसके बाद मैं डॉक्टर सुनील राणा के पास जाऊंगी। इसके बारे में काफी शुरू में इसके बारे में काफी बोला गया था कि जो 4G कनेक्शन है, जो 5G कनेक्शन है, क्या इसका कोई रूप है। देखिए, बड़ी थियोरीज आई गई, बट एज ए स्टूडेंट ऑफ साइंस हमें पता है कि ये एक वायरस है। वायरस का एज ऑफ नाउ जो हमारे पास डेटा है, इट डज नॉट गेट अफेक्टेड बाय सेल फोन रेडिएशन और अदर रेडिएशन। द वे द वायरस म्यूटेट इज दैट व्हेन द वायरस ग्रोज, जब वायरस ये बढ़ता है आपके शरीर के अंदर, तो कुछ कमियां हो जाती हैं वायरस के अंदर ग्रोथ में, एंड दैट कॉजेज म्यूटेशन। ये म्यूटेशन ऐसी भी होती हैं जो ह्यूमन बींग्स में भी होती हैं। दैट इज व्हाई वी हैव क्रोमोसोमल एब्नॉर्मैलिटीज। तो ये एक बहुत ही साइंटिफिकली प्रूवन चीज है कि म्यूटेशन क्यों होती हैं, और मेरे ख्याल से इसको सोचना कि ये सेल फोन है या रेडिएशन है, आई डोंट थिंक इज द राइट वे टू गो अबाउट इट। हमें टोटल क्लैरिटी चाहिए अपने दिमाग में, समझना है, तभी हम इससे लड़ पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। बिल्कुल, भ्रांतियों को दूर रखना बहुत जरूरी है और यही मकसद इंडिया न्यूज का भी है। हम लगातार दिन भर कोविड ओपीडी के जरिए इस तरह के सवालों का जवाब दे रहे हैं ताकि कुछ आशंकाएं जो घर कर जाती हैं उनसे भी निजात पाया जा सके। डॉक्टर सुनील राणा, अब जरा हम वैक्सीनेशन पर आते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी आज टिप्पणी की है। लंबी चौड़ी बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है, उसमें कई एंगल हैं, उस पर एक एक करके आएंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण अगर इस वक्त कुछ है तो वो वैक्सीनेशन है। और वैक्सीनेशन के जरिए देश के हर एक नागरिक को इम्यून करना, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी सरकार की, न सिर्फ केंद्र सरकार की बल्कि राज्य सरकारों की भी। वैक्सीन का प्राइस क्या हो वो बात की बात है, लेकिन वैक्सीन कितनी कारगर है, वैक्सीनेशन कितना कारगर होगा कोरोना से निजात पाने में और इस स्थिति से निपटने में, ये जरा समझाइएगा। और इसके साथ ही कितनी जिम्मेदारी, क्या रोड मैप हो सरकार का। सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछा है केंद्र सरकार की कि प्लान बताइए कैसे आप पहुंचाएंगे वैक्सीन हर एक नागरिक तक। आपका क्या ऑब्जर्वेशन है सर? पहले तो धन्यवाद मेरे को इंडिया न्यूज पर बुलाने के लिए। जहां तक वैक्सीनेशन का सवाल, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा कि वैक्सीनेशन कितनी इफेक्टिव है, कारगर है। तो इसको समझने के लिए हमको एक सिंपल सी बात समझनी चाहिए कि जो आज की डेट में पैंडेमिक है, ये बहुत कम ड्यूरेशन में आया। हमारे पास 1 साल की टोटल हिस्ट्री है और इसी 1 साल की हिस्ट्री में इसके अगेंस्ट हम एक इफेक्टिव वैक्सीन लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं। ये हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि जब इतनी छोटी ड्यूरेशन में हम एक इफेक्टिव वैक्सीन लॉन्च करने के प्रयास किए और इफेक्टिवली लॉन्च कर पाए। अब आज हमारे पास इंडिया में जो वैक्सीन है, हमारे पास प्राइमरली 2 वैक्सीन है। एक वैक्सीन जो सीरम इंस्टीट्यूट बनाती है और एक वैक्सीन जो भारत बायोटेक बनाती है। अब इनकी जो ट्रायल्स हुई है, एफिकेसी ट्रायल्स जो हुई है, उसको थोड़ा सा हमने समझना पड़ेगा। जो इसकी एफिकेसी ट्रायल्स हुए वो यूजुअली बताती है कि ये वैक्सीन इन्फेक्शन बचाने में 50 से 70% के आसपास कारगर है। तो मतलब है कि अगर ये वैक्सीन किसी को लग गई तो उस आदमी को अब इन्फेक्शन होने के कम चांसेस है एज कंपेयर टू दैट जिसने वैक्सीन नहीं ली है। बट वैक्सीन लेने के बाद अगर किसी को इन्फेक्शन होता है तो उस इन्फेक्शन की सीवियरिटी या उसकी वजह से जो डेथ होने के चांसेस है वो ज्यादा कम होते हैं। मतलब 90 से अबव% रिडक्शन हो जाता है इन सीवियर डिजीज या डेथ अगर आपने वैक्सीन ली है। तो ये वैक्सीन मोर्टेलिटी बचाने में बहुत इंपॉर्टेंट है, सीवियर डिजीज बचाने में इंपॉर्टेंट है और इन्फेक्शन को भी बहुत हद तक बचाने में इंपॉर्टेंट है। होना क्या चाहिए वैक्सीन को लेकर कि जितनी ज्यादा पॉपुलेशन हमारे पास है उसको जितनी जल्दी हम वैक्सीनेट कर ले वो बहुत अच्छा है। लेकिन आपको ये चीज समझना होगा कि हमारी जो पॉपुलेशन है बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन। आप सही कह रहे हैं। इसी से जुड़ा सवाल डॉक्टर अंकिता मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। वैक्सीनेशन से जुड़ी हुई कई सारी खबरें आ रही हैं, कई तरह की भ्रांतियां भी हैं जिसको दूर करना बहुत जरूरी है। लोग एंक्शियस भी हो जाते हैं कई बार के वैक्सीन के बाद जो है क्या साइड इफेक्ट सामने आएंगे, क्या किसी तरीके से नुकसान पहुंचा सकती है, हमें उसके बारे में बताइएगा। और जो एक रीच की बात हो रही है, रीच तभी पहुंचेगी, तभी ज्यादा होगी जब जो प्राइस है उसको कंट्रोल किया जा सके। उस बारे में भी बहुत कोशिशें हो रही है सरकारों की ओर से। क्या आपको लगता है कि इस दिशा में और काम करने की जरूरत है ताकि हर एक व्यक्ति तक वैक्सीन पहुंचे? और क्या वैक्सीनेशन ही एकमात्र उपाय है जिससे
कोरोना की इस तरीके से जो बढ़ते हुए केसेस हम देख रहे हैं उस पर कंट्रोल किया जा सकता है? डॉक्टर अंकिता, एक सवाल को इसमें अगर हम देखें ज्यादा लोगों को अभी लग चुकी है वैक्सीन और कोई ऐसे मेजर साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिले हैं, चाहे अगर हम कोविशील्ड की बात करें या कोवैक्सीन की बात करें। हाँ, लोकल साइड रिएक्शन, हल्का बुखार है ना, वायरल लाइक सिम्टम्स है ना, वो देखने को मिले हैं, जो कि सीवियर सिम्टम्स नहीं है। दूसरा ये है कि इसकी प्राइस और इसकी अवेलेबिलिटी के लिए, तो उसके लिए जो सुप्रीम कोर्ट का भी जो निर्देश है कि इसमें हमें कुछ कैपिंग देखनी होगी या कुछ यूनिवर्सल देखना होगा ताकि इसको मैक्सिमम लोग जो है वो अफोर्ड कर पाए। दूसरा ये है कि कुछ ऐसा भी कर सकते हैं कि जो गवर्नमेंट सेंटर्स है उसमें जो अराउंड 50 to 70% वैक्सीन सप्लाई की जाए और कुछ ऐसे लोग जो कि अफोर्ड कर सकते हैं और जो वैक्सीन लगवाना चाहें वो कुछ मिनिमम प्राइस देके वैक्सीन लगवा सकते हैं। तो ये दोनों पॉसिबिलिटी तो रखनी होगी अगर हमें ओवरऑल देखना है कि मैक्सिमम वैक्सीनेशन करना है। बट मैक्सिमम वैक्सीनेशन कवरेज के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वैक्सीन की सप्लाई जो है वो कंटिन्यूसली मेंटेन रहे। बिल्कुल, वैक्सीन की सप्लाई मेंटेन रहे और दोनों वैक्सीन पूरी तरीके से सेफ हैं, ये तमाम डॉक्टर्स एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। इसलिए वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में आप पूरा सहयोग जरूर करें, दर्शकों से अपील है। और इसके साथ ही राज्य सरकारें कई ऐसी हैं जिन्होंने ये कहा है कि वो फ्री वैक्सीन तमाम लोगों को देने जा रही है, दिल्ली इसमें शुमार है। लेकिन इसके साथ ही केंद्र सरकार भी ये कोशिश कर रही है कि वैक्सीन कंपनियों से कोऑर्डिनेट करके जो दाम है उसको यहां तक लाया जा सके ताकि आम लोगों की पहुंच में वो हो। आप बने रहिएगा हमारे साथ, तमाम डॉक्टर्स लगातार रहेंगे हमारे साथ। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है, समझिएगा इस बात को, कि अभी लोग चाहते हैं कि वो घर पर ही ठीक हों, बाहर अस्पतालों में नहीं जाना पड़े। ये सबसे बड़ी प्रायोरिटी लोगों की लग रही है। इस पर हम आगे बात करेंगे, घर पर रहकर आप कैसे ठीक रह सकते हैं और कैसे ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन कर सकते हैं। जो सीवियर हालात बन जाते हैं उसमें आप क्या करें, इन तमाम मसलों पर हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद आप कहीं मत जाइए, बने मरीजों की जान न कहीं चली जाए। और इसीलिए हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस किल्लत से निजात पाने के लिए यहाँ से सरकारों का रोड मैप क्या होना चाहिए। और चूंकि डॉक्टर्स की टीम हमारे साथ जुड़ी हुई है, आप अगर घर में हैं और अगर सांस लेने में तकलीफ महसूस कर रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए, ये समझना भी बहुत जरूरी है। डॉक्टर अंकिता वैद, इस हिस्से की शुरुआत में आपसे करना चाहती हूँ। और बहुत लोगों का ये पूछना है, एक प्रॉनिंग पोस्चर की बात बार बार हो रही है। अगर घर में जो लोग हैं क्वारंटीन हैं और घर पे रह के ही ठीक होने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम आप समझ रहे हैं कि सबसे बड़ी प्राथमिकता लोगों की आज यही है कि घर पर रहकर ही अगर वो कोरोना पॉजिटिव हैं तो ठीक हो जाएं, क्योंकि अस्पतालों की स्थिति बहुत खराब है। नर्क जैसी स्थिति कई जगहों पर अगर कहा जाए तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि ऑक्सीजन, बेड, डॉक्टर्स, दवाओं की कमी दिखाई दे रही है। घर पे जो लोग हैं वो ये जानना चाहते हैं कि अगर उनको फीवर है या सांस लेने में तकलीफ है तो वो क्या करें और कब ये समझ जाएं कि अब डॉक्टर से कंसल्ट करने का और अस्पताल में भर्ती होने का वक्त है। डॉक्टर अंकिता जी, तो सबसे पहले तो ये है कि जब भी कोरोना जैसे लक्षण लगे तो एक मेडिकल एडवाइस जरूर लें ताकि सही समय पे आपकी मेडिसिन स्टार्ट की जा सके। दूसरा ये है कि अगर आपका ऑक्सीजन का स्तर 94 या उससे ऊपर है तो आपको ऑक्सीजन लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। उससे अगर नीचे गिर रहा है तो जो प्रोन पोजीशन है या ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस है या नेबुलाइजेशन का रोल आता है, उसमें भी हमें ये देखने की जरूरत है कि आपकी सांस की गति जो है वो काफी तेज तो नहीं है, 24 से ज्यादा तो नहीं है। तो जिसको घर पे भी हम काउंट कर सकते हैं। इजी तरीका ये है कि आप घड़ी की सुई को देखिए, उसमें 1 मिनट तक काउंट करें कि आप 1 मिनट में कितना सांस ले रहे हैं, तो वो आपका रेस्पिरेटरी रेट हम कहते हैं, तो जो 24 से कम होना चाहिए। तो अगर आपका रेस्पिरेटरी रेट ठीक है, ऑक्सीजन 94 से ज्यादा आ रहा है, आपको घर में बैठ के वो माइल्ड डिजीज है, आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं अपने मेडिकल हेल्थ डॉक्टर की सलाह से। अगर उससे कम आ रहा है तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी साथ साथ करना है, उसे प्रोन पोजीशन यानी कि पेट के बल लेटना है। उसका सही तरीका ये होता है कि जब आप पेट के बल लेटते हैं तो एक पिलो आप अपने चेस्ट के पास रखें ताकि थोड़ा सा एलिवेटेड रहे और आप डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें पेट के बल लेट के। तो इससे ये होता है कि जो हमारा पीछे का लंग है, बैक का लंग पोर्शन है, वो भी प्रॉपर्ली वेंटिलेट होता है और आपका जो ऑक्सीजन लेवल है वो ब्लड में बढ़ता है। तो ये बेसिक चीजें हैं। दूसरा है नेबुलाइजेशन भी कर सकते हैं, जिससे कि अगर लंग में थोड़ा बहुत स्पैज हो रहा है निमोनिया के कारण तो वो भी खुल जाता है और आपके ऑक्सीजन में वेंटिलेशन प्रॉपर होने लगता है। तो ये चीजें आप घर बैठे कर सकते हैं। अगर उसके बाद भी आपका ब्रीदिंग रेट हाई है या ऑक्सीजन डाउन हो रहा है तो आपको बिल्कुल किसी हॉस्पिटल के इमरजेंसी में जाना है ताकि आपको प्रॉपर्ली असेस किया जा सके कि आपको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट या फिर हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत है या नहीं। तो सबको हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत नहीं है, ऐसा पैनिक ना करें। अगर आपको माइल्ड डिजीज है
SpO2 ठीक आ रहा है, ऑक्सीमीटर पे जो हम रीडिंग लेते हैं वो ठीक आ रहा है, बुखार ज्यादा नहीं आ रहा है, आप और आपका ऑक्सीजन लेवल ठीक है, ब्रीदिंग रेट ठीक है, तो आप बिल्कुल घर में इलाज करके अपने आप को ठीक कर सकते हैं। और अस्पताल का बेड हमें उसके लिए छोड़ना है जिनको ऑक्सीजन की जरूरत है। स्थिति ऐसी है कि सरकार ने ये कहा कि 551 ऑक्सीजन प्लांट्स जो है वो इंस्टॉल किए जाएंगे पीएम केयर फंड से, लेकिन पूछा जा रहा है कि पहले जो घोषणा हुई तो 162 ऑक्सीजन प्लांट्स की, उनका क्या हुआ? उनमें से सिर्फ 33 ही अब तक इंस्टॉल हुए हैं। अब दिल्ली सरकार कह रही है कि 44 ऑक्सीजन प्लांट्स 1 महीने के अंदर लगाए जाएंगे, लेकिन 1 महीने में क्या करे आदमी? जो आदमी बीमार है और जिसके परिवार वाले यहाँ वहां भटक रहे हैं ऑक्सीजन सिलेंडर की तलाश में, वो क्या करे? ये सबसे बड़ा सवाल है। और इसीलिए डॉक्टर सुनील राणा, मैं आपसे भी जानना चाहूंगी कि वो लोग क्या करें जो घर पर हैं, सांस लेने में तकलीफ की महसूस कर रहे हैं। और कुछ लोगों ने ये भी पूछा कि चूंकि हॉस्पिटल्स के हालात इस तरीके के हैं कि वहां पर जाके उन्हें ये डर लगता है कि कहीं और बीमार ना हो जाएं, वहां पर साफ सफाई नहीं है, अगर कोई अटेंड करने वाला नहीं है, कई बार अचानक ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाती है। कुछ लोग ये पूछना चाहते हैं कि क्या घर में आईसीयू सेटअप कर सकते हैं किसी तरीके से? ये ऐसे सवाल आए हैं सर हमारे कॉलर्स की तरफ से। डॉक्टर सुनील राणा, मेरे समझ में मेरे से बेहतर जो हमारे साथ फिजिशियन जुड़े हैं वो इस चीज का जवाब दे सकते हैं जी। लेकिन मैं इसको दूसरी वे में देखता हूँ जी। मैं देखता हूँ कि आप जब एक नेशनल एक्शन प्लान की बात करते हैं तो आज की डेट में हमारे पास नेशनल एक्शन प्लान से ज्यादा जरूरत है कि हमारे पास डिस्ट्रिक्ट एक्शन प्लान हो, और ये डिस्ट्रिक्ट एक्शन प्लान आइडेंटिफाई करे कि हमारे नंबर्स कितने आगे बढ़ेंगे या हमारे नंबर्स कब स्टेबलाइज हो जाएंगे। और हमको अगर मान लो, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, हमारी अब यूपी स्टेट है जो जिसमें नंबर ज्यादा बढ़ रहे हैं। यूपी बहुत बड़ी स्टेट है। अब ये यूपी में जो इन्फेक्शन का लोकलाइजेशन है या ये पूरे वाइड स्प्रेड है? अगर ये लोकलाइज्ड है तो किस एरिया में लोकलाइज्ड है, एपिसेंटर ढूंढ लें हम और इस एपिसेंटर पे फोकस करें। पूरे यूपी की जो कैपेसिटी है उसको गैल्वनाइज करें उसी एरिया में जहां पे एपिसेंटर है या जहां पे ज्यादा केसेस आ रहे हैं और जहां केसेस बढ़ने के चांसेस है। तो उसके लिए लोग भी आगे आए, इंस्टीट्यूशंस आगे आए और एज वेल एज सरकार आगे आए। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली दिल्ली ऐसा करने में सक्षम नहीं है क्योंकि दिल्ली की टोपोग्राफी, डाइवर्सिटी या ज्योग्राफी ऐसी है कि वो बहुत लिमिटेड स्पेस में बहुत ज्यादा लोग रहते हैं और उसमें बहुत डाइवर्सिटी नहीं है, मतलब रूरल अर्बन डिवाइड नहीं है या ट्रैवल कम करने और ट्रैवल ज्यादा करने वाला डिवाइड नहीं है। और मुझे लगता है इससे सीख के पूरी कंट्री में हमको एक डिस्ट्रिक्ट एक्शन प्लान बनाने पड़ेंगे और उस डिस्ट्रिक्ट एक्शन प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बात पर बार बार सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर अलॉटमेंट ऑक्सीजन का किस राज्य को कितना हो, इसका आधार क्या होना चाहिए। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी आज अपनी बात रखी है और कई गंभीर टिप्पणियां की हैं। डॉक्टर समीर गुप्ता, पहले जो मैंने सवाल पूछा उसका जवाब आप दीजिएगा और इसके साथ ये भी कि आखिर कैसे असेस किया जाए कि कौन से राज्य को कितना ऑक्सीजन चाहिए, क्योंकि फिर सियासत भी शुरू हो जाती है। डॉक्टर अरविंद केजरीवाल ये कह रहे थे कि जितनी दिल्ली को जरूरत है उतनी मिल नहीं रही है, बाकी राज्य भी ऐसा कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसीलिए पूछा है कि केंद्र सरकार असेस करे और उसी असेसमेंट के आधार पर सप्लाई हो ऑक्सीजन तमाम राज्यों को। देखिए, तो आपके जो क्वेश्चन थे वो दो क्वेश्चन थे। फर्स्ट वाज कि मुझे अगर हॉस्पिटल जाना और मुझे घर पे आईसीयू का सेटअप करना है तो मैं क्या करूं। सो लेट मी आंसर दैट क्वेश्चन सर। अगर आप आज की तारीख में मेरे जानने वाले भी हैं जिनको मैं कहता हूं देखिए आपको अस्पताल जाने की जरूरत है, मुझे कम से कम दिन की 100 कॉल्स आती होंगी बेड्स के लिए, कंसल्टेशन के लिए, अपने नेटवर्क से, अपने पुराने मरीजों से 100 कॉल तो आती ही हैं। और अगर मैं सुनता हूं और मैं कहता हूं कि मेरे ख्याल से आपको अस्पताल जाने की जरूरत है तो सबसे पहले उनका एक घबराहट सी उठाती है मरीज के अंदर कि अच्छा मेरे को हॉस्पिटल जाना जरूरी है, क्या मैं घर पे नहीं कर सकता, मेरे पास ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर है। ये बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है। लेकिन देखिए, अगर आपको ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की जरूरत पड़ रही है या अगर आपको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है तो ये इसका मतलब ये एक टेम्पोराइजिंग मेजर है, ये एक टेम्पोराइजिंग मेजर है, एक टेम्पररी मेजर है। हाँ ठीक है, आप घर पे रह सकते हैं, लेकिन ये ना हो कि जब आपकी हालत बहुत ज्यादा गंभीर हो जाए तब आप अस्पताल में एक आईसीयू का बेड ढूंढ रहे हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? तो घर पे ये जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर ऑक्सीजन है ये एक टेम्पोराइजिंग मेजर होता है। आपको बहुत जरूरी है कि आप एक डॉक्टर से सलाह परवरिश करते रहें, एक डॉक्टर कंसल्टेशन करते हैं साइड में कि आपको स्टेरॉइड की जरूरत है, आपको कौन सी दवाई की जरूरत है, आपको सीटी स्कैन करवाना है नहीं करवाना, आपको अपना ब्लड टेस्ट करवाना है नहीं करवाना, ताकि ये डिसीजन मेक कर सके कि हम आगे बढ़ रहे हैं, खराब हो रहे हैं, क्या हो रहा है।
घर पे आईसीयू बनाना, अगर वेंटिलेटर की अगर आप बात सोचेंगे, वेंटिलेटर एक ट्यूब होता है, और चीजें होती हैं, ये कंप्लीटली सेपरेट प्रॉब्लम होती है। और इसको सेटअप करना काफी एक्सपेंसिव भी होता है, काफी एक्सपर्टीज चाहिए होती है और डॉक्टर चाहिए होता है। और आज की वैश्विक महामारी के बीच में, स्पेशली जिस दौर से भारत गुजर रहा है, एक डॉक्टर जो आपको रिमोटली मॉनिटर करते रहे बहुत ही मुश्किल है। एंड इट इज नॉट गोइंग टू प्रोवाइड यू दैट सेम लेवल ऑफ केयर जो आपको चाहिए होगी। और रिस्क भी होता है। हाँ, सॉरी, रिस्क भी होता है इसमें। देखिए, अगर आप घर पे आईसीयू सेटअप कर रहे हैं, आईसीयू का मतलब आप वेंटिलेटर घर पे डालना चाहते हैं, ट्यूब डालना चाहते हैं, इट्स अ वेरी वेरी डिफरेंट बॉल गेम। इट इज नॉट समथिंग सिंपल कि आपने ऑक्सीजन ले लिया। ऑक्सीजन को हम आईसीयू नहीं मानेंगे, ऑक्सीजन बस एक टेम्पराइजिंग मेजर है। और आपको ये याद रखना पड़ेगा कि हो सकता है कि ऑक्सीजन जब अगर आपको लग रहा हो तो आपको आईसीयू, आपको अस्पताल की जरूरत भी पड़ सकती है। इट इज ओनली अ टेम्पररी सोल्यूशन। और ये ऑक्सीजन अगर ले रहे हैं, प्लीज एक डॉक्टर की सलाह के अंदर ही करिएगा। ठीक है। और जो दूसरा हिस्सा था मेरे सवाल का सर, कि असेस कैसे किया जाए कि कौन से राज्य को कितना ऑक्सीजन चाहिए और उसी हिसाब से फिर अलॉटमेंट हो। देखिए, ये जो है ऑक्सीजन जो है, दो चीजें होती हैं। एक होता है डिमांड, एक होता है सप्लाई, और तीसरी होती है लॉजिस्टिक्स। ठीक है, इंडिया में डिमांड बहुत बड़ी है। अगर आप देखेंगे तो डिमांड भी बहुत बड़ी है और सप्लाई की प्रॉब्लम भी हुई, क्योंकि लॉजिस्टिक्स सेटअप नहीं हुए थे। नाउ एवरी सिटी एंड एवरी स्टेट का एक अलग पीक होता है। अब बॉम्बे में अगर आप देखेंगे तो बॉम्बे में नंबर्स थोड़े स्टेडी हो गए हैं, थोड़े कम की तरफ आ गए हैं। दिल्ली में जो नंबर्स हैं वो बहुत ज्यादा अभी भी ऊपर की तरफ ही जा रहे हैं, लेकिन उनकी जो आप कह सकते हैं जो पीक जिस तरह से जा रहे हैं, शायद वो थोड़ा सा कम हो गया होगा, इतना तेज नहीं है जितना पहले था। तो एवरी सिटी एंड एवरी स्टेट पीक्स सेपरेटली, एंड देयर आर एपिडेमियोलॉजिस्ट एंड पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स, some of whom are there on this panel, who can tell you कि कौन सा स्टेट कब पीक करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अब बंगाल में रैलियां हुई हैं, बंगाल में सब लोग बाहर निकले हैं, वेरिएंट फैला है, लोग एक दूसरे से मिले हैं, तो अब बंगाल में केसेस 1-2 हफ्ते बाद पीक करना, नंबर बढ़ने शुरू होंगे, और उसके 2-3 हफ्ते बाद वहां पीक करेंगे। तो एवरी स्टेट विल पीक सेपरेटली। दिल्ली के नंबर कम होना शुरू होंगे, किसी और राज्य के आगे बढ़े। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और अभी खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि कलकत्ता में हालात खराब हुए हैं, और आप कह रहे हैं कि जिस तरीके से वहाँ रैलियां हुई हैं और जैसे चुनाव प्रचार हुआ है, आगे आने वाले हफ्तों में और स्थितियां खराब हो सकती हैं। दिल्ली में जो स्थिति है, महाराष्ट्र में जो स्थिति है, वो हम देख रहे हैं। डॉक्टर अंकिता, मैं आपके पास आती हूँ, और एक अगली समस्या जिस पर समस्याएं बहुत हैं, समस्याएं इस देश में पहले भी कम नहीं रही हैं, लेकिन आज तो इतनी समस्याएं हेल्थ सेक्टर में जो छुपी हुई थी कहीं ना कहीं, वो अब दिखने लगी हैं कि सरकारों ने कोई काम नहीं किया। 1 साल का वक्त मिला, उसमें भी वो नहीं हो पाया जो इंतजाम किए जाने चाहिए थे, और इसीलिए आज लोगों की जान जा रही है। शायद अगर सरकारें चेत जाती समय पर तो इतनी जानें नहीं जाती, क्योंकि हम ये कह सकते हैं कि भाई हम महामारी के दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन जो जिम्मेदारी स्वास्थ्य सेक्टर को सुधारने की थी, आखिर वो क्यों नहीं निभा पाई सरकारें, राज्य सरकार भी और केंद्र सरकार भी। डॉक्टर अंकिता, दवाइयों की कालाबाजारी हो रही है और उसको लेकर भी हाई कोर्ट ने बहुत सख्त टिप्पणी की है। हालांकि कोर्ट्स टिप्पणी करती हैं, लेकिन स्थितियां सुधरती नहीं है। अब कोर्ट ये कह रहा है कि गिद्धों की तरह बर्ताव करने का ये वक्त नहीं है। अगर कालाबाजारी करते हुए पकड़े गए मरीज के साथ आपको मतलब फांसी पर लटका दिया जाएगा, आपको इस तरह की टिप्पणी हो रही है। लेकिन करें तो करें क्या, मरीज क्या करें? ऐसी टिप्पणियों को लेकर कहाँ जाएं? वो उनको तो ऑक्सीजन चाहिए, उनको तो रेमडेसिविर चाहिए, इंजेक्शन चाहिए, दवाइयां चाहिए, वो क्या करें ऐसी टिप्पणियों को लेकर? तो इसीलिए मैं आपसे जानना चाहती हूं कि अगर किल्लत है अभी ऐसी दवाइयों की, जो कुछ खास दवाइयां, फॉर एग्जांपल रेमडेसिविर की हम बात कर रहे हैं, अगर वो आउट ऑफ स्टॉक है, तो आप क्या हमारे दर्शकों को और उन लोगों को जो इन दवाइयों की तलाश में यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, उन्हें क्या सजेस्ट करेंगे? जी, सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये जानना कि रेमडेसिविर भी सबको जरूरत नहीं है। रेमडेसिविर भी उनको लगना है, उसमें हमें ये भी देखना होता है कि ड्यूरेशन कितना है इन्फेक्शन का। सिम्टम जब से आए तो वो अगर पहला 10 दिन है तभी उसका यूज है, उसके बाद उसका कोई यूज नहीं है, वो आपको कोई बेनिफिट नहीं देगी। एक पैनिक क्रिएटेड है कि रेमडेसिविर सबको लगनी है, तो लोग जो है उसको प्रोक्योर करने में लगे हैं, स्टॉक करने में लगे हैं, तो उसको बिल्कुल छोड़ना है। रेमडेसिविर जो है वो ऐसी कोई डॉक्यूमेंटेड मेन मेडिसिन नहीं है, और उसका भी इफेक्ट जो देखा जाता है, जो पॉजिटिव रिजल्ट आए हैं उससे रिलेटेड, वो अर्ली इन्फेक्शन में आता है, पहले 7 दिन या फिर मैक्सिमम 10 दिनों में। तो उसको उसके ऊपर भी तो हमें कोई स्टॉक नहीं करना है। दूसरा ये है
कि ये डेफिनेटली रहा है कि जो प्रिपेयर्डनेस थी इस पैंडेमिक की सेकेंड वेव की, वो हमारी बिल्कुल भी नहीं थी। हमने लास्ट ईयर भी इससे जूझा था, हमने देखा था कि हमारे पास बेड्स नहीं है, हमारे पास दवाइयां नहीं है, लेकिन उसका कोई प्रिपेयर्डनेस नहीं हुआ जब हमारे पास केसेस कम थे, जिसका खामियाजा अब हम भुगत रहे हैं कि हमारे पास अभी भी हेल्थ सिस्टम जो है वो पूरी तरह से हमारा व्यवस्थित नहीं है। अगर हम अपने देश में देखें तो अभी भी ऑक्सीजन की सप्लाई की प्रॉब्लम आ रही है। अब लोग इंडस्ट्रीज के पास जा रहे हैं कि उनकी सप्लाई को किसी तरह से रीचैनलाइज किया जाए हेल्थ सेक्टर में। तो ये सारी चीजें जो है अगर पहले कर दी जाती तो हो सकता है जो हमने देखा कि जो बीच में काफी ज्यादा डेथ हुई है ऑक्सीजन की कमी से, काफी बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में भी ऐसा हुआ है, वो उसको हम रोक सकते थे। तो प्रिपेयर्डनेस जो है कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इस एपिसोड से ये भी सीखने की जरूरत है कि नेक्स्ट टाइम भी जो हमारा अगर किसी वायरसेस म्यूटेट करते हैं और फर्दर भी ऐसा हो सकता है कि फिर एक वेव आए, तो उसके लिए भी आप प्रिपेयर्डनेस हमेशा रखनी है। कोविड से रिलेटेड कि कोई भी ऐसा पैंडेमिक सिचुएशन आता है या कोई ऐसा स्पॉट ऑफ केसेस आता है तो हम उसको हैंडल कर पाए और इस तरह से हमारे जो हेल्थ सिस्टम है वो चरमरा ना जाए बिल्कुल भी। ठीक है जी डॉक्टर समीर, मैं आपके पास फिर से एक बार आती हूँ और इसी डिस्कशन को माफ कीजिए डॉक्टर सुनील राणा, आपके पास मैं आती हूँ क्योंकि डॉक्टर समीर से इसके बाद मैं सवाल करूंगी। डॉक्टर सुनील राणा, जो ऑक्सीजन की बात हो रही है और तमाम कमियों की बात हो रही है जो बंदोबस्त नहीं हो पाए, लेकिन जो आम लोग हैं वो जो इस वक्त देख रहे हैं इंडिया न्यूज और समझने की कोशिश कर रहे हैं, घरों पर रह के ठीक होना चाह रहे हैं, जो दवाइयों का जिक्र हमने किया जिनकी कमी हो गई है, शॉर्टेज इसलिए हुई है क्योंकि कालाबाजारी हो रही है, उसको दुरुस्त जब सरकारें करेंगी तब करेंगी, जब सिस्टम करेगा तब करेगा, कोर्ट टिप्पणी कर रही है उस पर कब एक्शन होता है देखना होगा। लेकिन इस बीच जो लोग घरों में हैं और जिनको खांसी जुकाम है या फिर फीवर भी है और वो ये अभी तक समझ नहीं पाए कि कोरोना है कि नहीं है, क्योंकि टेस्टिंग का भी बहुत बड़ा महत्व है और टेस्टिंग में भी कई तरह की दिक्कतें आ रही हैं, आरटीपीसीआर की रिपोर्ट में भी वेरिएशंस देखने को मिले हैं, वो भी लोगों में एक पैनिक की वजह है। तो उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? कोरोना टेस्ट कब कराएं, किस वक्त कराएं? क्योंकि दिल्ली में टेस्टिंग को लेकर के भी जो कमी है वो इस तरीके से जाहिर हो रही है कि आप एक बार जाइए अगर लेबोरेटरी में कंसल्ट कीजिए तो वो 2-3 दिन का वक्त मांगते हैं, उसके बाद जब टेस्टिंग होती है फिर 7 दिन के बाद रिपोर्ट आती है, तब तक कई बार मरीज की स्थिति जो है वो बिगड़ भी सकती है। तो आप उन लोगों को क्या सजेस्ट करेंगे, किस वक्त आप टेस्टिंग के लिए जाएं और टेस्टिंग को बढ़ाने के लिए इस वक्त सरकारों को, सिस्टम को क्या करना चाहिए? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है हमारे पास, क्योंकि जो टेस्टिंग है, टेस्टिंग फाइनाइट है, ये इनफाइनाइट सोर्स नहीं है हमारे पास कि हम आज सोचेंगे हम 1 करोड़ टेस्ट कर दें तो ये हो पाएगा। ये मुश्किल है, बहुत इम्पॉसिबल सा काम है। कैपेसिटी इतनी जल्दी बढ़ नहीं पाएगी। तो लोगों को ये समझना होगा कि अगर उनके पास कभी भी किसी भी समय एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के सिम्टम आते हैं, मतलब उनको लगता है कि जुकाम जैसे सिम्टम है, फीवर लग रहा है, बॉडी एक लग रहा है, हाई ग्रेड फीवर्स हैं, तो 2 चीज कर सकते हैं वो। अगर उनको ये लगता है कि उनके पास बहुत सेफ सिस्टम का मतलब है कि वो जाए और वो नया इन्फेक्शन पिक न करे या दूसरे को न दे, वैसा करके टेस्ट करा सकते हैं, तो वो बहुत अच्छी बात है। और जब तक टेस्ट का रिपोर्ट आता है तब तक अपने आप को आइसोलेट करके चले। ये मान के चलिए आज की डेट में दिल्ली जैसी जगह में अगर एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है तो ये मान के चलिए कि शायद ये कोविड हो सकता है और उसी के हिसाब से अपने आप को अनुरूप अपने आप को ढालिए। आप अपने आप को आइसोलेट करिए और इंश्योर करिए कि अगर आप टेस्टिंग करते हो बहुत सेफ वे में करिए। दूसरा सवाल जो आपने मेरे से पूछा कि हाउ कैन वी ब्रॉड बेस द टेस्टिंग को ब्रॉड बेस कैसे करें? देखिए, यही वैक्सीनेशन के साथ भी होगा, यही टेस्टिंग के साथ भी होगा। जब तक हम मार्केट प्लेयर्स को टेस्टिंग में न लाएं, जब तक उसको ब्रॉड बेस न करें, प्राइवेट प्लेयर्स को नहीं लाएंगे, तब तक टेस्टिंग मुश्किल है। और एक्सक्लूसिव रिलायंस ऑन आरटीपीसीआर टेस्ट, सिर्फ आरटीपीसीआर टेस्ट पर रिलाई करना बहुत अच्छा नहीं होगा। हमको टेस्ट में डाइवर्सिटी लानी चाहिए, नए डायग्नोस्टिक टेस्ट आइडेंटिफाई करने चाहिए और उन टेस्ट को स्प्रेड आउट करना चाहिए। तो अगर आज की डेट में दिल्ली में 100 लैब्स कर रही है, हमको और लैब्स को ऑथराइज करना चाहिए जो ये टेस्ट करे, पर्टिकुलरली प्राइवेट सेटअप में उनको उनके जो रेट्स है उसको ऑथराइज करें कि इतने रेट्स पे करें। तो अनलेस अनटिल आप समझिए कि हमारे इंडिया में आज की डेट में 70% हेल्थ केयर डिलीवरी जो है वो प्राइवेट सेटअप से आती है। तो आपके जो टेस्टिंग भी है वो 70% नहीं तो कम से कम 50% तो प्राइवेट प्लेयर से ही होनी चाहिए। अगर वो प्राइवेट प्लेयर से 50% होती है तो आप उसको ब्रॉड बेस कर पाएंगे। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ब्रॉड बेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वक्त मेरे पास थोड़ा सा कम है। डॉक्टर समीर, आपसे ही सवाल है और इसी से जुड़ा हुआ है कि टेस्टिंग की जो कैपेसिटी है उसको कैसे बढ़ाया जाए और एक
और इम्पोर्टेंट पॉइंट, RT-PCR टेस्टिंग में वेरिएशंस की शिकायत भी लोग कर रहे हैं। कई बार सिम्टम्स कोविड के होते हैं लेकिन रिपोर्ट नेगेटिव आती है, कई बार पॉजिटिव रिपोर्ट भी आती है, उस पर भी लोगों को शक व शुबा हो जाता है। तो ये स्थिति क्यों बन रही है और इसके लिए क्या सजेस्ट करेंगे आप लोगों को? देखिए, RT-PCR जो टेस्टिंग है ये एक सामान्य टेस्टिंग नहीं है। इस टेस्टिंग में जो आपको इक्विपमेंट चाहिए होता है, इट इज नॉट समथिंग जो बहुत सारी लैब्स करती हैं, सो दैट इज डेफिनेटली लिमिटेड। पिछले 1 साल में काफी सारी लैब्स ऐसी आई हैं जिन्होंने इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करा है और इस टेस्टिंग को काफी रैंप अप करा है। दैट इज द फर्स्ट थिंग। द सेकंड थिंग, जैसा कि जो आपका प्रश्न था कि जो RT-PCR में वेरिएशन क्यों आती है, देखिए 2 चीजें हमने पाई हैं। एक चीज, ये जो वायरस है ये थोड़ा म्यूटेट कर गया है और अभी इतनी सर्टिनिटी नहीं है कि ये जो RT-PCR जो है उतना सेंसिटिव रहा नहीं रहा, तो ये डेफिनेटली कुछ लोगों में कंसर्न है। बट इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, जो RT-PCR की सेंसिटिविटी की गई है, यानी कि हम कितने लोगों को पकड़ पाएंगे, वो बहुत 70% के आसपास है। इसके 2 कारण हैं। एक कारण है कि जो RT-PCR टेस्ट होता है ये काफी आपके नाक के अंदर पीछे तक जाके जाता है, तो अगर कोई आदमी सिर्फ ऊपर से करे, सुपरफिशियली करे, तो हो सकता है कि वो आपसे मिस हो गया हो। दैट्स द फर्स्ट थिंग। द सेकंड थिंग इज, जो RT-PCR टेस्टिंग होता है, द वायरल लोड कैन वेरी फ्रॉम डे टू डे। तो अगर हो सकता है कि आपने अगर शुरू में करवाया वर्सेस कि आपने बीच में करवाया, जब आपका वायरल लोड शायद ज्यादा हो, तो ये RT-PCR के अंदर वेरिएशन आ सकती है, पकड़ा जाए ना पकड़ा जाए। लेकिन देखिए, जब हम डॉक्टर कभी किसी बीमारी का इलाज करते हैं तो हम उसके अंदर सिर्फ एक टेस्ट के ऊपर फोकस नहीं करते, हम पूरी बीमारी पर फोकस करते हैं कि क्या सिम्टम है, एज क्या है, एक्सपोजर क्या है, टेस्ट का रिपोर्ट क्या आया नहीं आया। और काफी बारी हम CT स्कैन का भी हम हेल्प ले रहे हैं आजकल। अगर कोई आदमी आता है जिसको सिम्टम्स होते हैं, RT-PCR टेस्ट नेगेटिव आता है, तो हम कभी कभी CT स्कैन भी करवाते हैं देखने के लिए कि इसमें कोविड के सिम्टम्स लग रहे हैं या नहीं लग रहे। तो हम एक इंसान को ट्रीट करते हैं, ना कि सिर्फ एक टेस्ट को। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का। डॉक्टर समीर आपका शुक्रिया, डॉक्टर सुनील आपका भी, और डॉक्टर अंकिता आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, दर्शकों के सवालों का जवाब देने के लिए, क्योंकि कई दर्शकों की कॉल्स हमारे पास आते हैं और इस तरह के जो सवाल वो हमारे सामने रखते हैं वही हम एक्सपर्ट्स के सामने रखकर आपकी आशंकाओं को दूर करने की कोशिश करते हैं और ये आगे भी करते रहेंगे, क्योंकि बहुत जरूरी है कि आप अवेयर रहें। जागरूकता सबसे पहली शर्त है कोरोना से बचने की, और उसके बाद जो सिस्टम से सरकार से सवाल पूछने हैं वो भी हम लगातार पूछ रहे हैं, क्योंकि स्थितियां अगर यहां तक पहुंची है तो किसी न किसी को इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। एक छोटे से ब्रेक